दामोदर वीर सावरकर जी के विषय में आप लोग कई बार सुनते होंगे, देखते होंगे टेलीविजन पर। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह की बातें आपको सुनने को मिलती हैं। कुछ एक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, जो उनके ऊपर इल्जाम लगाती हैं कि वो देशभक्त नहीं थे, देशद्रोही थे, या इस तरह की बातें, या डरपोक थे। और कुछ एक पार्टियां हैं जो उनके संदर्भ में अच्छी बातें करती हैं। तो कई बार जो लोग आप में से पढ़ते लिखते हैं, जिन लोगों ने किताबें पढ़ी हैं, जिन लोगों ने या फिर व्याख्यान अटेंड किए हैं अलग अलग लोगों के, तो वो तो सच्चाई जानते हैं कि वो असल में क्या थे। लेकिन बहुत सारे लोग वीर सावरकर जी के विषय में असलियत नहीं जानते। बहुत सारे युवा जो हैं, उन्होंने सिर्फ उनके बारे में थोड़ी बहुत कहानियां सुनी है, पर उनका पूरा जीवन परिचय उनको नहीं पता। तो इसलिए आज हम लोग उनका जीवन परिचय यहाँ पर रखेंगे और उसमें जानेंगे कि असल में वीर सावरकर कौन थे और किस तरह का उनका असल में जीवन रहा। तो वीर सावरकर जी के विषय में जब हम लोग बात करते हैं, तो वीर सावरकर जी का जो जन्म हुआ था, वो जन्म हुआ था नासिक के पास एक जगह पर, महाराष्ट्र के अंदर। तो महाराष्ट्र के अंदर वीर सावरकर जी का जन्म जो हुआ था 28 मई 1883 में, 28 मई 1883 में हुआ था। तो उस समय वीर सावरकर जी जब छोटे थे, उस समय जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि देश गुलाम था और देश में अंग्रेजों का राज था। तो उनके माता पिता जो थे वो बहुत ही देशभक्त थे, और वो एक कोंकणस्थ ब्राह्मण, जिसको चित्पावन ब्राह्मण बोलते हैं, उस परिवार में पैदा हुए थे। चित्पावन ब्राह्मणों की हमेशा से परंपरा रही थी कि वो देशभक्त रहे थे। आप यदि देखेंगे उठाकर इतिहास, तो शिवाजी के बाद में जो लीनिएजेस के बाद वहां जो राज हुआ, उसमें जो हमारे बाजीराव थे, तो बाजीराव, पेशवा वगैरह, वो सब चित्पावन ब्राह्मण ही थे। और उसके अलावा यदि आप आजादी की लड़ाई में भी बाद में देखेंगे, तो गोपाल कृष्ण गोखले हुए या लोकमान्य तिलक हुए, सारे के सारे उसी एक बेल्ट के चित्पावन ब्राह्मण थे। तो उसी तरह के परिवार में जो उनका जन्म हुआ, तो आजादी की बातें, मराठा साम्राज्य की बातें, शिवाजी की बातें, ये सभी कुछ वो बचपन से ही सुनते रहे। तो बचपन से ही सुनने के कारण उनके अंदर एक अलग तरह का एक भाव जागृत हुआ देश के प्रति, कि इस समय देश जो है मेरा, वो अंग्रेजों का गुलाम है और मुझे इसके लिए कुछ करना है। तो धीरे धीरे वो बड़े हो रहे थे, परंतु दुख की बात है कि बचपन में ही उनकी माता जी का पहले निधन हो गया, एक महामारी फैली जिसके कारण। और कुछ वर्षों तक पिताजी ने उनके परिवार को बहुत अच्छे से संभाला, माता की कमी पूरी नहीं होने दी। लेकिन कुछ वर्षों बाद उनके पिताजी का भी देहांत हो गया। तो जब माता पिता दोनों का बचपन में उनके देहांत हो गया, तो उनके एक बड़े भाई थे, उन बड़े भाई ने उनको संभालना शुरू किया। तो बड़े भाई ने पाला, जो सावरकर जी थे, वो क्रांतिकारियों के विषय में भी काफी पढ़ा करते थे, जाना करते थे, और जैसे तैसे करके वो स्कूल में भी भर्ती हुए, और स्कूल में भर्ती होने के बाद अच्छे अंकों से उत्तीर्ण भी हुए, और उन्होंने अपना स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके सामने एक संकट आया कि उनके पास कॉलेज की पढ़ाई के पैसे नहीं थे, और उस समय जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि छोटी उम्र में शादी हो जाया करती थी। तो उनके भाई ने उन्हें सुझाव दिया कि आप शादी कर लो। तो उस समय पहले तो वो तैयार नहीं थे, क्योंकि वो क्रांतिकारी बनना चाहते थे। उनने छोटे छोटे से अपने दोस्तों के साथ कुछ कुछ मंडल भी बना लिए थे, जिनके साथ वो शिवाजी के बारे में बातें करते थे, युद्ध की तैयारियां करते थे, और शारीरिक श्रम और ये सारी एक्सरसाइजेस वगैरह वो सब उस समय भी किया करते थे। तो शादी की जब बातें हुई, तो पहले तो उन्होंने नकारा, लेकिन जब उनको ये वाला एक प्रलोभन दिया गया कि आपके जो ससुर जी हैं, वो आपका कॉलेज की फीस भर देंगे और आप आगे की भी पढ़ाई कर पाओगे, तो फिर उन्होंने उसके लिए हाँ कर दिया। तो इस तरह से उनकी शादी हुई, और शादी होने के बाद वो कॉलेज चले गए, फर्गुसन कॉलेज पुणे। तो फर्गुसन कॉलेज पुणे के अंदर जब वो चले गए, वहां पर जब उन्होंने पढ़ाई करनी शुरू की, तो एकदम से नासिक के छोटे से गांव से निकलकर जब पुणे के शहर में वो आए, तो वहां पर क्रांति की ज्वाला उनके अंदर और धधक उठी। वहां पर वो काफी सारे क्रांतिकारी युवकों के संपर्क में आ गए, तिलक जी वगैरह को वो सुनने लगे। उसके अलावा बलवंत फड़के और इस तरह के काफी सारे लोगों की बातें वहां पर उनको सुनने को मिलने लगी। तो धीरे धीरे उन्होंने वहां पर भी युवाओं को इकट्ठा करके भाषण देना शुरू किया, बोलना शुरू करा। अपनी पढ़ाई के अलावा वो वहां पर इतिहास का भी काफी अध्ययन करते थे, और इतिहास के ऊपर जब वो बोलते थे, तो बहुत ज्यादा लोग उनसे प्रभावित हुआ करते थे। तो इस तरह से उन्होंने धीरे धीरे करके अपने छोटे छोटे मंडल, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने शुरू किए, और इससे
बहुत सारे लोग उनसे नाराज भी होते थे कॉलेज के, लेकिन इस बात को वो मानते नहीं थे, क्योंकि वो कहते थे कि मेरा देश गुलाम है और इस समय मुझे उसके लिए काम करना है। इसी कड़ी में धीरे धीरे जब वो फेमस होने लगे, पॉपुलर होने लगे, उसी समय एक बात आई जब देश के अंदर विदेशी चीजों को छोड़ने की, बहिष्कार की बातें होने लगी। तो जब विदेशी चीजों को त्याग करने की बातें देश के अंदर होने लगी, तो सबसे पहले वीर सावरकर ने ये बात करी कि विदेशी कपड़ों की होली जलानी चाहिए। उस समय लोकमान्य तिलक को भी लग रहा था कि ये वाला काम पूर्णा के अंदर असंभव है, ये बहुत कठिन है, तो उनको भी उस समय ये लग रहा था। लेकिन वीर सावरकर ने अपनी युक्ति से, अपने जो उनका संगठन करने की क्षमता थी, उससे ये संभव करके दिखाया। और ना सिर्फ सारी जगह के कपड़े इकट्ठे किए विदेशी, और विदेशी कपड़ों को इकट्ठा करके कार में भर के पुणे से बाहर एक जगह ले गए, और वहां पर उन्होंने लोकमान्य तिलक के ही मार्गदर्शन में उस होली को जलाया। तो जो कार्य सभी को असंभव लग रहा था, वो उन्होंने करके दिखाया, अंग्रेजों के रहते करके दिखाया, और एक बड़े शहर में करके दिखाया जहां पर अंग्रेजों का कलेक्टर भी था। तो उसके बाद जो वीर सावरकर की ख्याति देश भर में फैल गई कि एक युवा है जो इस तरह के काम कर रहा है, अंग्रेजों को ललकार रहा है, अंग्रेजों के खिलाफ निरंतर संघर्ष कर रहा है, व्याख्यान दे रहा है, बातें कर रहा है। तो इससे अंग्रेज अफसर बहुत ज्यादा चिढ़ गए, और अंग्रेजों की इस बात से चिढ़ने के कारण अंग्रेजों ने क्या करा, उनके कॉलेज प्रशासन को धमकाना शुरू किया, और कॉलेज प्रशासन ने उन्हें कॉलेज से उस समय सस्पेंड कर दिया। तो उनकी डिग्री खतरे में आ गई। बहुत दिनों तक वो परेशान रहे, क्योंकि उनका पैसा जो था वो ससुर जी भर रहे थे, तो उनके ऊपर एक वो भी था मन के अंदर दुख के ये क्या हुआ। तो वो उसकी लड़ाई भी कंटिन्यूअसली लड़ते रहे, देश की लड़ाई भी लड़ते रहे। और उसी समय में मुंबई यूनिवर्सिटी से उन्हें, क्योंकि जो उनके गुरुजी थे वहां पर, वो उनको पसंद करते थे, लोकमान्य तिलक भी पसंद करते थे, तो इन लोगों के कारण महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी ने उन्हें डिग्री देने का फैसला कर लिया, और उन्हें डिग्री फिर मिल गई आखिरकार। अब जब डिग्री मिल गई, तो उसी समय वो जब युवाओं के बीच में लोकप्रिय हो गए थे होली जलाने के कारण, तो महाराष्ट्र के अंदर इतने लोकप्रिय हो गए कि उनके बहुत सारे व्याख्यान अलग अलग शहरों में होने लगे, और बहुत सारे युवा उनकी आवाज पर, एक आवाज पर खड़े होने लगे। तो जब सरकार को अपने विरुद्ध काम होता हुआ दिखा, तो सरकार ने कहा अब तो इसको गिरफ्तार करना जरूरी है, और सरकार ने वीर सावरकर जी को गिरफ्तार करने का मन बना लिया। लेकिन सरकार ने जैसे ही, मतलब ब्रिटिश सरकार की मैं बात कर रहा हूं, जैसे ही उन्होंने उनको गिरफ्तार करने का मन बनाया, उसी समय एक और क्रांतिकारी हमारे थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे वो फ्रांस में, सॉरी, इंग्लैंड में रहा करते थे, और इंग्लैंड में इंडिया हाउस के मालिक थे। इंडिया हाउस एक जगह थी, मान लीजिए, उस जगह पर काफी सारे क्रांतिकारियों को वो शरण दिया करते थे, अमीर भी थे, अच्छा उनके पास प्रॉपर्टी थी, और बहुत सारे क्रांतिकारियों की वो मदद किया करते थे। तो लोकमान्य तिलक और इनके फर्गुसन कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे वीर सावरकर के, इन दोनों ने मिलकर श्यामजी कृष्ण वर्मा की फेलोशिप इनको दिलवा दी लंदन जाने के लिए, वीर सावरकर को। तो जिस समय ब्रिटिश इनको गिरफ्तार करने की सोच रहे थे, उसी समय इनको फेलोशिप मिल गई, और लंदन में ये लॉ करने के लिए जाने लगे। तो जब ये लंदन में लॉ करने के लिए निकलने लगे, तो ब्रिटिश ने सोचा कि ये लंदन जाएगा तो हमारे माहौल, हमारे रंग ढंग में ढल जाएगा, तो इसको गिरफ्तार नहीं करते, पढ़ने जाने देते हैं। तो ये ब्रिटिश ने बहुत बड़ी भूल करी, क्योंकि जो क्रांतिकारी बचपन से क्रांतिकारी था, उसके मन से ये बात कभी निकलने नहीं वाली थी। जब वो शिप से जा रहे थे, जहाज से जा रहे थे, उस समय भी उन्होंने रास्ते भर क्रांतिकारी गीत गाए, और काफी सारे लोगों को देश की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया। जब वो वहां पहुंचे, लंदन पहुंचने के बाद वहां पर उन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा जी से मुलाकात की, इंडिया हाउस के अंदर शरण ली, और वहां पर लॉ की पढ़ाई शुरू की। तो जिस तरह से हम जानते हैं महात्मा गांधी ने वहां से लॉ की, बैरिस्टर की डिग्री ली है, वैसे ही वीर सावरकर जी भी वहां से लॉ पढ़े हुए हैं। तो लॉ पढ़ते पढ़ते वीर सावरकर जी ने अपना काम नहीं छोड़ा। उन्होंने ना सिर्फ लंदन में, बल्कि अब वो अंग्रेजी सीख गए थे, कई भाषाएं सीख गए थे, तो लंदन के साथ साथ फ्रांस में, रशिया में, जर्मनी में, कई जगहों पर अपने संपर्क बना लिए भारतीयों से, और सभी भारतीयों को क्रांति की ज्वाला, मतलब ज्वाला के बारे में उनको बताने लगे। तो धीरे 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 पढ़ते पढ़ते उनका इतिहास पर ज्ञान तो बहुत ही अच्छा होने लगा। इतिहास के साथ साथ वो दुनिया की वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी जानने लगे। तो उसी समय उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी, जिसका प्रकाशन ब्रिटिश करने से रोक रहे थे, तो उन्होंने अलग अलग नामों से उनको बाहर भेजा। तो उसके बाद अचानक मैजिनी नाम के क्रांतिकारी थे इटली के, उनके ऊपर भी उन्होंने लिखा, मराठी में भी उन्होंने कुछ किताबें लिखी, और चीजों पर भी लिखी। तो उसके बाद एक किताब उन्होंने लिखी जिसका नाम था 1857 की कहानी। तो 1857 का हम जैसे स्वतंत्रता समर के नाम से भी जानते हैं, संघर्ष नाम से भी जानते हैं,
तो उस समय वो 1857 की कहानी के रूप में प्रकाशित हुई। तो वो किताब का कितना प्रभाव था इस छोटे से बालक का, जो युवा था, कॉलेज में पढ़ रहा था, इसका कितना प्रभाव होगा आप सोच सकते हैं सिर्फ इस बात से कि उस समय जब ये किताब उन्होंने लिखी, उस किताब के पब्लिश होने से पहले ब्रिटिश ने उसकी सारी प्रतियां छीन ली और छीनने के बाद उसे पब्लिश होने से रोक दिया। मतलब एक छोटे से बच्चे के विचार से वो ब्रिटिश साम्राज्य डर गया, जो ब्रिटिश साम्राज्य पूरी दुनिया पर राज करता था, जिनके पास सेना थी, सब कुछ था, और वीर सावरकर कम से कम मतलब 54-55 किलो का एक युवा था, बस बहुत ज्यादा ताकतवर शक्तिशाली कोई वैसा भी नहीं, कुछ वो भी नहीं। और उस व्यक्ति के लेकिन विचार इतने खतरनाक थे, विचार इतने शक्तिशाली थे कि ब्रिटिश साम्राज्य को लगा कि ये किताब यदि पब्लिश हो गई तो हमारी नींव हिल जाएगी। उस किताब के विषय में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि 1857 का समर या 1857 की कहानी में उसके पहले क्या था। अंग्रेज हमेशा ये बोलते थे कि 1857 जो हुआ है वो गदर हुआ है और इसमें डाकू लोगों ने भारत की सरकार पर हमला किया था और सरकार ने डाकुओं को सबक सिखाकर हरा दिया, तो इस तरह के डकैतों के हमले बाद में नहीं होने चाहिए। तो उन्होंने उनको सबको उग्रवादी और डाकू बताया था। और पहली बार भारत के किसी व्यक्ति ने इतनी हिम्मत की कि उसने उन सभी को क्रांतिकारी बताया और उसने कहा वो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई थी। तो जब हम लोग अपने इतिहास में पढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति, 1857 की लड़ाई, तो उसका बहुत ज्यादा श्रेय, मैं तो कहता हूं पूरा श्रेय वीर सावरकर को जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं ने सबसे पहले उसे 1857 का स्वतंत्रता समर या स्वतंत्रता की लड़ाई कहा था। और उन्हीं ने उन सभी कैरेक्टर्स को इतने अच्छे से लिखा था कि किस तरह से वो लड़ाई हुई, क्यों अंग्रेज हमारे खिलाफ हैं, जिससे कि पूरी क्रांति की आग पूरी दुनिया में लग सकती थी। वो किताब जब ब्रिटिश ने पब्लिश करने से मना कर दिया तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो किताब इन लोगों ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा और ये सारे लोग जो वीर सावरकर जी के साथ इंडिया हाउस के अंदर रहते थे, वहां से इन लोगों ने वो किताब दूसरे नाम से पब्लिश की। कई बार ये ऐसा करते थे कि उस किताब के ऊपर दूसरा कवर लगा देते थे किसी ब्रिटिश किताब का और उसके नाम से या नॉवेल के नाम से उसको दुनिया भर में भेजने लगे। और एक समय ऐसा था जब 105 रुपए, 205 रुपए इस तरह की कीमत पर भी वो किताब अमेरिका में बिकी। मतलब आप सोच सकते हैं दुनिया भर में ये किताब इतनी पॉपुलर हो गई, इतनी ज्यादा फैल गई कि दुनिया भर के लोग भारत की क्रांति को सपोर्ट करने लगे। और भारत के अंदर भी ये किताब बहुत सारे क्रांतिकारियों ने खरीद कर पढ़ी और उससे वो प्रभावित हुए। तो ये शक्ति थी उस एक छोटे से युवा की। तो वो युवा की इतनी बड़ी एक और शक्ति भी थी कि थोड़े दिनों के बाद इंडिया हाउस के मालिक जो थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, उन्होंने भी कहा कि मैं अब क्रांतिकारी हो गया हूं और अब क्रांति का काम करूंगा। और फिर वहां से छोड़कर वो फ्रांस चले गए और फ्रांस के अंदर से अपना सारा काम करने लगे। लंदन के अंदर इंडिया हाउस का सारा काम वीर सावरकर जी को अपना सेनापति बनाकर सौंप कर वो चले गए। तो वीर सावरकर जी ने वहां पर इतनी ज्यादा आंदोलन करने शुरू किए, वहां पर भी अपनी एक सोसाइटी बना ली फ्री इंडिया करके, और उसके बाद बहुत सारे पढ़े लिखे युवाओं को वहां पर अपने तरह से प्रभावित करना शुरू कर दिया। वो जब सभाएं लेते थे तो सभाओं में लोग उनसे इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते थे कि वो जो बोलते थे वो वहां के युवा मान जाते थे। और सभी यूनिवर्सिटीज में लगभग उस समय भारत के युवा पढ़ा करते थे। तो भारत के युवाओं को उनने उस समय काफी सारी ऐसी बातें सिखाई कि इस तरह के काम करना है। एक तरह का वो बैच लगाकर 1857 की क्रांति का वो जाने लगे अपने कॉलेजों में। तो जब उन्हें रोका गया प्रोफेसर द्वारा कि ये नहीं लगा सकते तुम यहाँ, तो उन लोगों ने यूनिवर्सिटियां छोड़ना शुरू कर दी। तो पूरे ब्रिटेन, पूरी दुनिया में ये बात शुरू हो गई कि हिंदुस्तानी छात्रों ने ब्रिटेन की सारी यूनिवर्सिटियां क्यों छोड़ दी। तो उससे जब क्रांति की बात होती थी तो पता चलता था कि ब्रिटेन ने इतने अत्याचार भारत पर किए हैं, तो उससे ब्रिटेन की बदनामी होने लगी। इसके अलावा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के समय भी उन्होंने विरोध किया, बहुत सारी चीजों का उन्होंने वहां पर विरोध करना शुरू कर दिया। तो जब उन्होंने इतने सारे विरोध वहां पर शुरू करे तो ब्रिटिश सरकार को समझ में आया कि इस व्यक्ति को अब गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ चीजों के अंदर उन्होंने ना सिर्फ ये लिखने वाले काम और पढ़ने वाले काम, इसके अलावा ये सारे काम शुरू करे थे, बल्कि उन्होंने कुछ लोगों को, कुछ युवाओं को, क्रांतिकारियों को बम बनाना सीखने के लिए भी फ्रांस और रशिया भेजा था। तो फ्रांस और रशिया से उनके मित्रगण बम बनाकर भी बनाना भी सीख कर आए थे। और बम बनाना सीखने के बाद उसकी भी छोटी छोटी सी किताबें कि किस तरह से बम बनाया जा सकता है, इसको भी पब्लिश करके वो भारत भेज रहे थे। तो उसी समय में क्या हुआ, भारत के अंदर भी काफी सारी उठापटक शुरू हो गई और भारत के अंदर भी बहुत सारे युवा क्रांतिकारी बनने लगे। भारत के अंदर जब ये वहां जा रहे थे लंदन, उस समय
अभिनव भारत नाम का एक संगठन बनाकर चले गए थे। तो वो अभिनव भारत अभी भी सक्रिय था और जितने भी युवा इनसे प्रभावित होकर भारत आ रहे थे वो सब भी ये कर रहे थे। तो उसी समय क्या हुआ, भारत के अंदर कुछ कुछ युवाओं ने अंग्रेजों के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए। तो एक युवा, भारतीय युवा जो मदन लाल ढींगरा थे, उन्होंने ब्रिटेन के अंदर, लंदन के अंदर एक उनके जो वो थे ऑफिसर, उनको मार दिया। तो उनको मारा, उसके बाद मदन लाल ढींगरा ने, उसके बाद मदन लाल ढींगरा को फांसी हो गई। इसमें भी ब्रिटिश को कुछ कनेक्शन सावरकर जी का मिला। उसके बाद भारत के अंदर भी एक कलेक्टर जो थे, उन कलेक्टर को यहाँ के क्रांतिकारियों ने मार दिया। पुणे के कलेक्टर पर भी अटैक हुआ, नासिक के कलेक्टर को मार दिया। तो इन सब चीजों को देखते हुए उन्होंने कहा ये तो क्रांति की ज्वाला भड़क रही है, इस व्यक्ति को हमें गिरफ्तार करना पड़ेगा। अब गिरफ्तार वो करना चाहते थे, सबूत नहीं थे, लेकिन उन्होंने तब भी कहा कि कुछ ना कुछ तरीके से हम सबूत बनाएंगे और इसको सजा देंगे। तो वो गिरफ्तार करने के लिए जब उनको जाने वाले थे तो पहले ही उनको भनक लग गई और वीर सावरकर जी वहां से फ्रांस चले गए। तो फ्रांस में जब वो रह रहे थे तो उनके मन में ये बात आई कि अगर मैं फ्रांस आ गया हूं तो हो सकता है वहां इंग्लैंड में मेरे साथियों को अंग्रेजी फौज परेशान करे, और अंग्रेजी फौज हो सकता है कि साथियों को तो परेशान करे ही, मेरे साथियों के मन में भी ये बात आ जाए कि मैं डर कर भाग गया। तो ये बात उनके साथियों के मन में ना आए, इसलिए वीर सावरकर वहां से वापस इंग्लैंड आ गए। और जैसे ही इंग्लैंड आए तो उनको तुरंत के तुरंत वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया। तो लंदन के अंदर जब रात को उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उसके पहले की थोड़ी सी बात मैं बताना चाहूंगा। जब नासिक के कलेक्टर की हत्या हुई थी और ये सारी घटनाएं क्रांति की हो रही थी, उसी समय उनके बड़े भाई को भी इंडिया के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था और उनके साथियों को भी, काफी सारों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस समय वीर सावरकर को वहां पर लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया और बोला गया कि इनको भारत ले जाकर इनके ऊपर भारत में केस चलाया जाएगा। तो जब उनको भारत लाया जा रहा था तो उसी समय उनके एक मित्र थे जिनसे उन्होंने बात कर ली, और बात करने के बाद कुछ बातें उन्होंने हिंदी में करी, तभी अंग्रेज आ गए तो वो चले गए। तो बात ये थी कि ये फ्रांस से होता हुआ जहाज जाएगा, और जब फ्रांस से होता हुआ जाएगा तो उस समय ये वहां से भागने का प्रयास करेंगे और इनके मित्र उनको लेने फ्रांस के बंदरगाह पर आ जाएंगे। तो बहुत ही कड़ी सुरक्षा में इनको रखा जाता था, लेकिन उसके बाद भी शौचालय जाने के बहाने एक बार ये शौचालय गए और शौचालय की खिड़की से 2-3 प्रयास के बाद कूद कर जब फ्रांस में जहाज पहुंचा तो वहां से समुद्र में कूद गए। समुद्र में कूदने के बाद, समुद्र में हम सभी जानते हैं कि तैरना कितना कठिन होता है, उसके बाद भी वो तैरे, उनके ऊपर गोलियां भी चलाई गई, लेकिन गोलियों से जैसे तैसे बचे और वहां पर बंदरगाह पर पहुंच गए। लेकिन जैसे ही बंदरगाह पर पहुंचे, बंदरगाह पर पहुंचने के बाद उनको बहुत दुख हुआ इस बात का कि उनके दोस्त जो थे, जो उन्हें लेने आने वाले थे, वो थोड़ा लेट हो गए और वो नहीं आ पाए। उसके कारण अंग्रेजों ने वापस उन्हें पकड़ने के लिए पीछा करना शुरू करा। तो वो फ्रांस की पुलिस की शरण में चले गए कि फ्रांस की पुलिस, मुझे आप बचाओ, मैं आपके देश में हूं। लेकिन वो जो हवलदार था या जो भी छोटा सा एक अधिकारी था फ्रांस की पुलिस का, वो ब्रिटिश के हाथों बिक गया और पैसा लेकर उसने वीर सावरकर को ब्रिटिश के हवाले कर दिया। और ब्रिटिश के बहुत सारे जो ऑफिसर थे, अफसर थे, उन्होंने उन्हें घेर लिया और घेर कर मारते हुए उन्हें घसीट कर ले जाने लगे। एक अफसर ने जब उन्हें मारा तो उन्होंने अफसर को एक घूंसा मार दिया, तो अफसर वहीं गिर गया। तो बाकी के सारे लोग वीर सावरकर से थोड़ा सहम गए, लेकिन उसके बाद भी इतने सारे लोग होने के कारण वीर सावरकर पकड़ा गए और पकड़ाने के बाद उनको वापस जहाज में ले आया गया। तो जहाज में ले आने के बाद फिर उसके बाद इतना कड़ा पहरा उनके ऊपर कर दिया गया कि शौचालय भी जाते थे तो 4 लोग वहां खड़े रहते थे। तो इसके कारण वीर सावरकर फिर कुछ कर नहीं पाए और उन्हें भारत आना पड़ा। भारत आने के बाद जय जयकार के नारे लगते रहे जहां वो निकलते थे। उसके बाद जहां कोर्ट के लिए ले जाते थे तब भी नारे लगते थे। लेकिन चूंकि ब्रिटिश साम्राज्य था, उनका शासन था, तो उन लोगों ने उस व्यक्ति को 2 आजीवन कारावास और उससे भी ज्यादा बड़ी सजा दे दी। मतलब 2 आजीवन कारावास, मान लीजिए 25-25 साल के, और उसके अलावा बाकी सारे षड्यंत्रों की सजा मिला के 55 साल। तो टोटल 55 साल की सजा एक युवा को दे दी। अब आप सोचिए, जिन ब्रिटिश ने महात्मा गांधी को जो जेलों में रखा, वो जेल की में सुविधाएं होती थी। जिन ब्रिटिश ने नेहरू जी को जिन जेलों में रखा, वहां सुविधाएं होती थी, वहीं युवा को अंडमान निकोबार में काला पानी की सजा 2 आजीवन कारावास, मतलब, और उससे भी ज्यादा किसी और चीज की भी मिलाकर 55 साल की दी। मतलब कितना बड़ा खतरा वो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बन गए होंगे, इसी बात से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। उसके बाद जब वीर सावरकर अंडमान निकोबार जेल में पहुंचे
तो वहां पहुंचने के बाद उनको मालूम नहीं था कि उनके भाई भी वहां पर बंद है, और कई दिनों तक उनके भाई को और उनको मिलने भी नहीं दिया गया। एक बार बाहर घूमते हुए वो अपने भाई से टकरा गए, और वहां पर उन दोनों की जब बातें हुई तब उन्हें पता चला कि वीर सावरकर के बड़े भाई भी वहीं पर बंद है। तो इस तरह का पूरा अत्याचार उनकी फैमिली पर भी हो रहा था। तो उसके बाद भी वो क्रांति की चीजें करते जा रहे थे। वहां पर भी जेल में वो कैदियों को पढ़ा रहे थे, क्रांति की कविताएं लिख रहे थे। दीवार पर भी कई सारी कविताएं और कहानियां वो लिखते थे क्रांति की, जिसको अंग्रेज मिटाने लगे। वहां पर उनसे कोलू चलवाया जाता था, जैसे कोलू का बेल होता है वैसे वीर सावरकर जी को बांध दिया जाता था। उससे बोला जाता था कि तेल निकालो गर्मी में। अब उनकी जो टोटल वजन था शरीर का 50 से 60 किलो के बीच में, वो भी और गिरता चला गया, हालत गिरती चली गई, और परेशान उन्हें करते रहे। कोई राजनीतिक फैसिलिटीज वगैरह उनको नहीं मिल रही थी वहां पर, इतना ज्यादा उनको परेशान करा करा करते रहे। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर का समय आया, तो वर्ल्ड वॉर के समय में राजनीतिक कैदियों के लिए थोड़ी सी ढील बरती गई। तो जब वर्ल्ड वॉर के समय में राजनीतिक कैदियों के समय में थोड़ी ढील बरती गई, तो उस समय में वीर सावरकर को थोड़ा सा वहां पर सहूलियत मिली, किताबें मिली। तो वो किताबें वो उनने पढ़ना शुरू करी। हालांकि श्रम उनसे उतना ही करवाया जाता था, रस्सी बनवाई जाती थी या फिर ये कोलू का बेल चलवाया जाता था, वो सारी चीजें करवाई जाती थी। तो उससे उनकी स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा कमी और गिरावट आ गई। तो एक अच्छे या ईश्वर की कृपा से एक चीज हुई उस समय कि उनके एक जो मित्र थे, उनकी सजा पूरी हुई उस जेल से, और वो मित्र को छूटकर लाहौर आ गए। तो जब वो मित्र छूटकर लाहौर आए, तो लाहौर में आने के बाद उन्होंने और उनके मित्रों ने, और मुंजे जी थे भारत में, और काफी सारे तिलक जी थे, काफी सारे लोग उनके सपोर्ट में जो थे, बहुत सारे लोगों ने उनको छुड़ाने के प्रयास करना शुरू किए। तो वीर सावरकर भी हालांकि ये बात जानते थे कि यदि वो छूटेंगे तो लोग बोलेंगे कि आप छूट कर क्यों आए, सजा पूरी नहीं की। लेकिन इससे भी बड़ी वो एक बात जानते थे कि यदि वो छूटे नहीं तो वो काम जो वो करना चाहते हैं भारत माता के लिए, वो अधूरा रह जाएगा। तो कई लोग उनके ऊपर ये आक्षेप लगाते हैं कि उन्होंने वो लेटर क्यों लिख के दिया कि मैं आपकी बात मानूंगा और मुझे छोड़ दो। तो वो लेटर के ऊपर की सबसे बड़ी कहानी ये है कि यदि वीर सावरकर जैसा इंटेलिजेंट व्यक्ति 55 साल अंडमान निकोबार जेल में रहकर मर जाता, तो भारत के अंदर बहुत बड़ी क्रांति अधूरी रह जाती। बहुत सारे युवाओं को जो वो प्रभावित कर सकते थे, मोटिवेट कर सकते थे, वो रह जाता। तो इसलिए उन्होंने साम दाम दंड भेद का नीति अपनाते हुए इस तरह का कार्य किया। उनके मित्र ने वहां पर ब्रिटिश अफसर से बात की कि उनको छोड़ा जाए। ढील देने के बहाने उनको फिर वहां से लाया गया महाराष्ट्र में, मुंबई के अंदर। फिर मुंबई से उनको रत्नागिरी की जेल में ले जाकर बंद कर दिया गया। तो रत्नागिरी की जेल में भी उनके अच्छे बर्ताव के कारण धीरे धीरे उनको थोड़ी बहुत बाहर निकलने की छूट हो गई। और जब बॉम्बे का जो हमारा, उसी समय आजादी के आंदोलन काफी आगे बढ़ रहे थे, और उसी समय हम देखते हैं कि अंग्रेज भी धीरे धीरे वर्ल्ड में कमजोर पड़ रहे थे। तो उसी समय बॉम्बे पर जब अपने प्रभाव के कुछ लोगों को, जैसे मेहता जी वगैरह उस प्रेसिडेंसी में पावरफुल व्यक्ति हुए, तो उन्होंने सावरकर जी को रिहा कर दिया। तो आप सोचिए 1911-1910 में जो व्यक्ति अंडमान निकोबार गया था, वो व्यक्ति 1937 में जाकर जैसे तैसे करके रिहा हुआ। रिहा होने के बाद लेकिन उन्होंने, कई लोग जो ये आक्षेप लगाते हैं कि उनने माफी मांगी उसके बाद कुछ नहीं किया, वैसा कुछ भी नहीं है। वो लेटर भेजने के बाद जब वो वापस आते हैं, वापस आने के बाद उन्होंने वापस क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू कर दी। हिंदू महासभा के साथ जुड़कर, अभिनव भारत के साथ जुड़कर, संघ के भी काफी सारे लोगों के वो संपर्क में थे, आर्य समाज के भी काफी लोगों के वो संपर्क में थे, और बहुत ज्यादा काम उन्होंने देश के अंदर वापस से करना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने उनको अपना नेता चुनने के लिए काफी सारे लोगों ने बोला, और वो बन भी सकते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और उसके पीछे इनकी स्पष्ट नीति थी कि कांग्रेस जो है वो बहुत ज्यादा मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है। जैसा कि आज हम लोग देखते हैं, उसी तरह का उस समय भी था कि कांग्रेस मुस्लिम को खुश करने के लिए हिंदू विरोध की काफी सारी चीजें कर दिया करती थी उस समय। जैसे खिलाफत मूवमेंट का, मोपला का, हम जो बहुत सारी चीजें देखते हैं कि बहुत सारी चीजों को, हिंदुओं की हत्याओं को बंगाल में या हैदराबाद में या कई भोपाल प्रांत में कई जगह पर उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था कांग्रेस ने। तो इसलिए उन्होंने कहा मैं कांग्रेस ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं अपना काम अलग तरीके से करता रहूंगा। तो ऐसे कई सारे बड़े बड़े आंदोलन उसके बाद उन्होंने किए, बहुत जगहों पर वो घूमे, हिंदुओं को उन्होंने एकजुट करना शुरू करा। और उनको जब ये बात समझ में आई कि हिंदुओं को एकजुट करना बहुत मुश्किल है, बहुत सारी चीजों में हिंदुओं को बांट दिया गया है, बहुत सारा अंग्रेजों ने गलत इतिहास पढ़ाकर भी इनको बदल दिया है, तो उस समय उन्होंने
जात पात के खिलाफ बोलना शुरू करा, छुआछूत के खिलाफ बोलना शुरू करा, मंदिरों के अंदर बहुत सारे हर जाति के लोगों का प्रवेश का उन्होंने द्वार खोला। इसी तरह से बहुत सारे नारी उत्थान के भी काम करे, विधवा पुनर्विवाह की भी उन्होंने बात करी। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि किसी के खान पान पर भी आपको आक्षेप नहीं लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति कुछ पर्टिकुलर चीज खाता है तो वो हिंदू नहीं है, हम सभी हिंदू हैं। और उसी समय के उनके काफी ओजस्वी भाषण है जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म को भी डिफाइन किया है कि हिंदू कौन है, जो इस भूमि को अपनी मातृभूमि मानता है, पूर्वजों की भूमि मानता है, पुण्य भूमि मानता है, वो हिंदू है। इस तरह से उन्होंने डिफाइन किया। तो उन्होंने कहा कि जिनके पूर्वज यहाँ पर रहते थे, जो इस बात को मानते हैं और इसके साथ साथ इसको पुण्य भूमि भी मानते हैं, वही लोग यहाँ के, वो सभी लोग यहाँ के हिंदू हैं। तो इस तरह की बातें उन्होंने करना शुरू करी। सभी हिंदुओं को जात पात से ऊपर उठकर एकजुट होने की बात उन्होंने करी। मुस्लिम अत्याचार के विरोध में पहली बार यदि कोई व्यक्ति बोल रहा था तो वो वीर सावरकर थे। निजाम ने एक बार वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार करने शुरू कर दिए थे हैदराबाद प्रांत में, कि उसका भी विरोध किया और देश भर में उन्होंने सारे के सारे प्रांतों में हिंदू महासभा ने उसके खिलाफ हड़ताल की। हड़ताल के अलावा काफी सारे धरने दिए, जिसके कारण निजाम को भी झुकना पड़ा और वो वाली चीज हटानी पड़ी वहां से। तो ऐसे कई सारे कार्य वीर सावरकर ने उस समय में काफी जगह पर घूम घूम कर किए। अनफॉर्चुनेटली उनका पारिवारिक जीवन पर वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाए। उनके पारिवारिक जीवन की यदि मैं बात करूं तो उनका एक बेटा पैदा होते से ही 1 साल का हुआ था और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। एक बेटा और बेटी और थे, उनसे भी मिलने का समय उन्हें बहुत कम मिल पाता था। और 1963 के अंदर उनकी वाइफ की भी डेथ हो गई, पत्नी की भी। तो इतना सारा कुछ उन्होंने झेला। उनके भाई भी गिरफ्तार हुए, उनके ऊपर बहुत सारी यातनाएं भी हुई। नाथूराम गोडसे ने जब महात्मा गांधी की हत्या की, उस समय में भी वीर सावरकर को उस कनेक्शन में गिरफ्तार कर लिया गया कि नाथूराम गोडसे कुछ दिनों पहले आपके साथ देखे गए थे। तो इसके लिए भी उनके ऊपर केस चले, यातनाएं हुई। ये आजाद भारत की बात है, जब देश आजाद हो गया उसके बाद भी उनके ऊपर एक क्रांतिकारी, एक देशभक्त व्यक्ति के ऊपर केस चले, उसे जेल में डाला गया और आखिरकार वो बेकसूर साबित हुए। उसके बाद महात्मा गांधी की हत्या के बाद एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि उनकी हत्या से कई लोग नाराज हो गए चित्पावन ब्राह्मणों से, क्योंकि गोडसे जो था वो भी चित्पावन ब्राह्मण था। तो उसके कारण काफी सारे चित्पावन ब्राह्मणों के घर जला दिए गए, काफी सारों के साथ मारपीट हुई। उसमें वीर सावरकर का भी घर पुणे के अंदर जला दिया गया, उसमें तोड़फोड़ हुई। तो इस तरह की कार्य भारत के लोगों ने ही वीर सावरकर के खिलाफ किए। तो जो व्यक्ति देश के लिए लड़ रहा था, देश की क्रांति के लिए लड़ रहा था, उसमें कांग्रेस ने उसके अंदर एक इस तरह की चीज देखी और नेहरू जी ने उसको अपना पर्सनल विरोधी मान लिया, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की थी, वो हिंदू महासभा से लड़ रहे थे, हिंदुओं की बात कर रहे थे। तो इन लोगों ने उनके खिलाफ इस तरह के कार्य भी करवाए। उसके बाद भी वो घूमते रहे। बिहार के अंदर हिंदू महासभा की एक सभा होनी थी, उस सभा को रोकने के लिए बिहार सरकार ने पूरा प्रशासन लगा दिया, क्योंकि उस दिन ईद थी और ईद के कारण वो सभा यदि होती हिंदू महासभा की तो उन्हें लग रहा था दंगे हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि हिंदू महासभा की सभा तो वहां होकर रहेगी। और उसके बाद सावरकर जी पहुंचे, सावरकर जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद भी सावरकर जी ने कई लोगों को मोटिवेट किया और बहुत सारे लोगों ने वहां पर आखिरकार सभाएं बहुत सारी करी। पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद घोड़े चला दिए कई सारे हिंदुओं के ऊपर, पुलिस ने कई सारे हिंदुओं को गिरफ्तार कर लिया, कई सारों ने जेल में वो सभाएं करी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उस समय बंगाल में मंत्री बन गए थे, लेकिन उसके बाद भी वो छोड़कर वो आ रहे थे, रास्ते में उनको भी गिरफ्तार कर लिया। तो इस तरह के सारे कार्य कांग्रेस सरकार ने आजादी के बाद भी हिंदू महासभा के साथ वीर सावरकर जी के साथ किए, उन्हें रोकने के काफी प्रयास किए। लेकिन उसके बाद भी वीर सावरकर जी एक बात पर अड़े थे कि ये जो देश है, ये देश की जो आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी हिंदू धर्म है, हिंदुत्व है। तो वो हिंदुत्व यदि नहीं रहेगा तो फिर इस देश का कोई मायने नहीं रह जाएंगे। जो बाकी के धर्म है वो बाहर से आए हुए हैं, विदेशों से आए हुए हैं, और यदि हम उनके गुलाम हो जाएंगे, उनके हिसाब से चलने पड़ेंगे, तो हमारे भारत का मूल स्वधर्म खो जाएगा। तो हर जगह पर वो हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, अखंड भारत की भी बात वो किया करते थे। और आज जो विपक्ष के लोग हम देखते हैं जो बातें करते हैं, हिंदुत्व पॉलिटिक्स जो है, जो जिसका इल्जाम सरकार पर लगाया जाता है, वो हिंदुत्व शब्द असल में सावरकर का दिया हुआ था। मगर सावरकर का हिंदुत्व जो था वो किसी के खिलाफ नहीं था, वो भारत को बचाने के लिए था।
तो सावरकर ने इस तरह से पूरे जीवन अपनी हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ी, हिंदू धर्म में से जात पात को मिटाने की लड़ाई लड़ी, विधवा पुनर्विवाह के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, हिंदुओं को एक करने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। इवन महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर ने भी उनकी तारीफ की कि जो छुआछूत को मिटाने के लिए जो ये कार्य कर रहे हैं भारत के अंदर, वो अद्भुत कार्य है और इस तरह का कार्य और लोगों को भी करना चाहिए। ये किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं मानते हैं। मंदिरों के अंदर कुओं में से सब लोगों को पानी पीने का अधिकार होना चाहिए, मंदिर में प्रवेश का, इन सब चीजों के लिए भी उन्होंने कार्य किया। तो इस तरह से वीर सावरकर का पूरा जीवन चलता रहा। अंततः 1966 में, जब 63 में उनकी पत्नी की मृत्यु हुई, उसके बाद भी वो बहुत दुखी थे, तब भी वो कार्य करते जा रहे थे देश का। 66 में अंततः एक दिन आया जब उन्होंने फिर ये तय कर लिया कि अपने अपना शरीर छोड़ूंगा। तो उस समय उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि अब मेरा जाने का समय हो गया है। इस पृथ्वी पर मैंने जो कार्य करने थे मैंने वो कर लिए। आशा है कि आगे हिंदू अपना आगे का कार्य करेंगे। और इस तरह से 1966 में उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया और वो स्वर्गवासी हो गए। तो ऐसे वीर सावरकर, जिस वीर सावरकर ने सारा जीवन अपना देश को दे दिया, अपने परिवार तक के बारे में नहीं सोचा, अपने बड़े भाई तक उनके गिरफ्तार हुए, उनकी फैमिली ने बहुत कुछ भुगता। ऐसे वीर सावरकर पर जब कोई आज के समय में लांछन लगाता है तो ये बहुत ही शर्म की बात है। और वो लोग लांछन लगाते हैं, जबकि इंदिरा गांधी के विषय में मैं एक बात बताना चाहूंगा कि 1970 के समय में इंदिरा गांधी ने खुद वीर सावरकर को क्रांतिकारी माना है और उनकी इज्जत करने की बात कही है। एक लेटर है, वो लेटर भी पब्लिक डोमेन में है। इसके अलावा उन्होंने खुद एक स्टैंप निकाला है जिस स्टैंप पर वीर सावरकर का फोटो है, जो डाक का स्टैंप होता है वो। तो उस समय के लोग इस तरह की बातें मान रहे हैं और आज के लोग उनका विरोध कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। तो हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी इस तरह के रहे हैं देश में, जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी है, देश के लिए सर्वस्व जीवन का त्याग किया है, पूरा पूरा जीवन लगा दिया है। और अफसोस है कि देश के युवा उनके बारे में बहुत कम जानते हैं, उनके जो कार्य हैं उनके विषय में कम जानते हैं और बहुत कम उन लोगों के विषय में प्रचारित होता है। इतिहास के अंदर भी उन लोगों को पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि एक पर्टिकुलर पार्टी को ऐसा लगता था कि वो उनके विचार के लिए खतरा है। तो ये बहुत ही दुखद बात है। लेकिन हम सभी लोगों को वीर सावरकर के बारे में और ज्यादा पढ़ना चाहिए, वीर सावरकर के विचारों के विषय में पढ़ना चाहिए, उनके द्वारा लिखी गई कई सारी किताबें हैं उनको पढ़ना चाहिए। तब हम वीर सावरकर को असली में जान पाएंगे और आने वाली पीढ़ी और युवाओं को भी उनके विषय में बताना चाहिए। और मेरा ये भी आग्रह सरकार से भी हर समय रहा है और आगे भी रहेगा कि वीर सावरकर को सिलेबस में पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति ना सिर्फ एक क्रांतिकारी था, ना सिर्फ एक अच्छा कुशल संगठक था, बल्कि वो एक एकेडमिक भी था। मतलब बहुत कम ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो संगठन भी बनाने में सक्षम हैं, बोलने में भी सक्षम हैं, क्रांतिकारी भी हैं, साथ में वो लिखते पढ़ते भी हैं। तो ये सारी की सारी क्वालिटीज वीर सावरकर में थी और इसके कारण वीर सावरकर का नाम एक महान क्रांतिकारी के तौर पर जाना जाता है। वीर सावरकर उन्हें कहा जाता है। तो ये मेरा आज का पूरा वक्तव्य था वीर सावरकर जी के विषय में। आशा है आपको अच्छा लगेगा और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया आज इस विषय पर बोलने के लिए। धन्यवाद।